हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो हम 87 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है एबीएफएम के हम डिस्कस कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दैट इज हमें बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करना है। टोटल एसेट्स दे रखे हैं 5 लाख के, टोटल लाइबिलिटीज दे रखी है 2 लाख की, नंबर ऑफ शेयर्स जो है यहाँ पे हमें 10,000 के गिवन है। तो हमें बताना है बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पे क्या होगा। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या रहता है, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी आप कर देते हो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर आप कर दोगे, तो आपके पास जो है वो बुक वैल्यू पर शेयर यहाँ पे आ जाएगा। राइट। तो गिव मी सेकंड, यहाँ पे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। राइट, होप आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय यहाँ पे 10,000। राइट। तो 3 लाख डिवाइड बाय 10,000 जब करेंगे तो 30 पर शेयर यहाँ पे बुक वैल्यू जो है वो आने वाली है। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, what does a company issue when seeking funds for sustainable business। ठीक है, सस्टेनेबल बिजनेस या सस्टेनेबल फाइनेंस अगर कंपनी चाह रही है तो किस तरह का फंड जो है वो इशू करती है। तो यस, ग्रीन बॉन्ड्स जो है यहाँ पे इशू करे जाते हैं। ग्रीन बॉन्ड जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर अब बॉन्ड्स बनते जा रहे हैं सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द डेफिनेशन एंड पर्पस ऑफ डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्यों करी जाती है, डेटा माइनिंग होती क्या है। तो बेसिकली डेटा माइनिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अनस्ट्रक्चर्ड जो रॉ डेटा है उसको कन्वर्ट करा जाता है स्ट्रक्चर्ड डेटा में। ठीक है। अब इसका बेसिकली मेन काम यही है, क्योंकि बिग डेटा है, बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है और हमें चाहिए इन्फॉर्मेशन जो यूजफुल हो हमारे बिजनेस के लिए, जिससे रिलेटेड हम जो है वो डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, इंस्टेंट डिसीजन जो है वो लिए जा सके। तो इतना डेटा है, कोई अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। तो डेटा माइनिंग का स्पेशली यहाँ पे काम क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड रॉ जो डेटा पड़ा हुआ है उसको एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि हम इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पे कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस इन डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग जब करा जाती है तो एक करेक्ट सीक्वेंस क्या रहती है। यस, तो पहले डेटा कलेक्ट करा जाता है, फिर सॉर्टिंग करी जाती है, जो डेटा रेलेवेंट है उसको रखा जाता है, मीन्स कि यहाँ पे क्लीन करा जाता है डेटा को, प्रोसेसिंग करी जाती है, डेटा की सॉर्ट कर लिया जाता है, फिर उसको यहाँ पे एनालाइज यहाँ पे करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज डेलीगेटिव अथॉरिटी टिपिकली यूज्ड इन मैनेजमेंट। ठीक है, डेलीगेटिव अथॉरिटी कब यूज करी जाती है मैनेजमेंट। तो डेलीगेटिव अथॉरिटी होता क्या है, पहले तो डेलीगेटिव अथॉरिटी होता है जब एक सुपीरियर जो है अथॉरिटी देता है अपने सबॉर्डिनेट को, ठीक है, ताकि वो डिसीजन ले सके अपने लेवल पे, हर बात के लिए वो अपने सीनियर के पास यहाँ पे ना आए। राइट। तो यस, व्हेन सबऑर्डिनेट possesses significant experience and knowledge, जब उसके पास हो जाता है तो एक सुपीरियर जो है अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है अपने सबऑर्डिनेट को, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग अब डिसीजन वहां पे ले सके, हर बात के लिए उसको डिसीजन के लिए सुपीरियर के पास ना आना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लैक स्कोल्स मॉडल। तो यस, ब्लैक स्कोल्स मॉडल जो है यहाँ पे यूज करा जाता है जब हमें यूरोपियन कॉल एंड पुट ऑप्शंस की वैल्यूएशन करनी होती है। सो बेसिकली ब्लैक स्कोल्स मॉडल एक वैल्यूएशन मॉडल है जिससे यूरोपियन कॉल एंड पुट ऑप्शन की यहाँ पे वैल्यूएशन करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट डज ईच लेटर स्टैंड फॉर इन अ पेस्टल एनालिसिस। ठीक है, पेस्टल एनालिसिस पहले तो ये टोटली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जब हम एनालाइज करते हैं तो उसके लिए है, मीन्स कि हम अपना हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट डाल रहा है, उसको जब हमें एनालाइज करना है, एक्सटर्नल फैक्टर्स को जब हम एनालाइज करते हैं तो पेस्टल एनालिसिस यहाँ पे करी जाती है। पेस्टल एनालिसिस है क्या यहाँ पे, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंट एंड लीगल जो यहाँ पे हम बात करें, जब एनालिसिस करा जाता है, चीज़ों को देखा जाता है, फैक्टर्स को देखा जाता है, तो उसको पेस्टल एनालिसिस यहाँ पे बोला जाता है। पॉलिटिकल पी से, जो कि गवर्नमेंट नॉर्म्स हो गए, इकोनॉमिक जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है,
सोशल जैसे कल्चर, रीजन, जिस कल्चर में जिस रीजन में हम यहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिज़नेस हम ऑलरेडी कर रहे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, क्योंकि वो चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं आपके बिज़नेस को। टेक्नोलॉजी कौन-सी यूज़ कर रहे हैं हम, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, एआई सॉफ्टवेयर कौन-सा यूज़ कर रहे हैं। एनवायरमेंटल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लीगल, रेगुलेटरी नॉर्म्स जो हैं, सेबी द्वारा बनाए गए नॉर्म्स हैं, या फिर अगर बैंक्स है तो आरबीआई के नॉर्म्स हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सारी वो कितना इम्पैक्ट डाल रहे हैं बिजनेस पे, वो सारी चीजें आती हैं पर्सनल एनालिसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दैट इज व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ अ स्टार्टअप एज डिस्कस्ड इन स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान। स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान के अकॉर्डिंग स्टार्टअप में कौन सी स्टेजेस होती हैं, स्टार्टअप किन-किन स्टेजेस से होके जो है वो ग्रो करता है। तो सबसे पहले आती है आइडिया फेज़, जिसमें जो है आइडिया क्या है बिज़नेस का, बिज़नेस किस तरह का बिज़नेस हमें करना है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बिज़नेस करना है या कुछ नया इनोवेटिव हम लेके आ रहे हैं अदर फील्ड में, राइट? तो वो चीज़ें यहाँ पे आइडिया फेज़ में रहेंगी। फिर आता है सीड फेज़। सीड फेज़, आइडिया फेज़ बेसिकली यहाँ पे हमें बहुत कम फाइनेंस की ज़रूरत होती है। ये हम अपने ही सेविंग से, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव से पैसे लेके स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे काम। फिर आता है सीड फेज़। सीड फेज़ में जैसे हमने कल एक स्कीम करी थी, ठीक है? स्टार्टअप इंडिया सीड की जो सीड इन्वेस्टमेंट के लिए स्कीम चला रखी है, ठीक है? तो उस वहाँ से ही फाइनेंस यहाँ पे रेज़ करा जाता है। तो सीड स्टेज बेसिकली कौन-सी स्टेज होती है, जहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करी जाती है, प्रोडक्ट को ट्राई करा जाता है, ट्रायल करा जाता है, ठीक है? प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करी जाती है, मार्केट को रिसर्च करा जाता है, तो सीड स्टेज आ जाती है। फिर आती है सीरीज़ ए स्टेज, जब हम एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, ठीक है? जब कंपनी जो स्टार्टअप है वो एक्सपैंड करना चाह रही है अपने बिज़नेस को, सीरीज़ ए में आ जाता है। इसको यहाँ पे और फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, राइट? और भी यहाँ पे हेल्प क जो है फाइनेंस रेज़ करने के लिए आ जाते हैं, हम फाइनेंस रेज़ कर सकते हैं। देन आता है सीरीज़ बी, जब हम अपनी कंपनी को और ग्रोथ की तरफ लेके चलते हैं। देन आता है एग्ज़िट प्लान, राइट? होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज मेज़ानाइन फाइनेंसिंग। तो मेज़ानाइन फाइनेंसिंग बेसिकली ये एक हाइब्रिड फाइनेंस ही है, बट ये हाइब्रिड तब होता है, इसमें एक कंडीशन है कि ये एक तरह का पहले डेट होता है। अगर यहाँ पे डेट नहीं रीपे करा जाता है कुछ कंडीशंस की वजह से, अगर रीपे नहीं हो पा रहा है, देन उस डेट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो बेसिकली डिफॉल्ट के केस में इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हम बोल सकते हैं मेथड ऑफ रेजिंग फंड फॉर अ प्रोजेक्ट वेयर in the event of a default, lender can convert debt into equity। ठीक है, डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली इसमें फीचर हुए दोनों के, डेट एंड इक्विटी के, कि अगर वो डिफॉल्ट हो जाता है तो इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। दैट्स व्हाई इसको हाइब्रिड फाइनेंस यहाँ पे बोला जाता है, मेज़ानाइन फाइनेंसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट आर द थ्री लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी अंडर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तीन तरह की कौन सी स्ट्रेटेजीज होती हैं? तो बेसिकली थ्री स्ट्रेटेजीज कौन सी है, कॉर्पोरेट, बिजनेस एंड फंक्शनल। कॉर्पोरेट जो स्ट्रेटेजी होती है ये जनरल स्ट्रेटेजी होती है, पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी, किस तरह से जो है वो रूल्स रहेंगे, कैसे जो है वर्क करना है, पूरे कॉर्पोरेट की जनरल स्ट्रेटजी क्या है, वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी रहती है। बिज़नेस स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होती है कि जैसे सपोज़ एक जो बिज़नेस है, एक कॉर्पोरेट है, वो डिफरेंट डिफरेंट बिज़नेस यूनिट्स में डिवाइडेड है, जब बिज़नेस प्रोडक्ट लाइन्स में है, तो हर बिज़नेस यूनिट के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी, ठीक है? किस तरह उस बिज़नेस को प्रमोट किया जाएगा, ऑपरेशनल वर्क को करा जाएगा, ठीक है? वो बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ होती हैं। फिर आता है फंक्शनल स्ट्रेटजीज़। फंक्शनल स्ट्रेटजीज होती है डिपार्टमेंटल स्ट्रेटजीज, ठीक है? जैसे एचआर डिपार्टमेंट की क्या स्ट्रेटजीज हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की क्या स्ट्रेटजीज हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है? इनकी क्या स्ट्रेटजीज हैं, वो फंक्शनल स्ट्रेटजीज यहाँ पे कहलाती हैं। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे केस स्टडी है, जिसमें हमें कैलकुलेट करना है कंबाइंड लेवरेज, ठीक है? तो लेवरेज कैलकुलेट करने के लिए हमने कल भी एक चीज देखी थी कि हमें पता होना चाहिए कि इसका एक फॉर्मूला रहता है, फॉर्मेट रहता है कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा जाता है, फिर कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन में से जब हम यहाँ पे
फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो हमारे पास ईबीआईटी आ जाता है। इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ईबीटी बन जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स, जहाँ पे पीबीटी भी से बोल सकते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे बन जाता है। तो बेसिकली अगर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है तो सी अपॉन ईबीआईटी हो जाता है। और अगर ये है ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला, सी डिवाइड बाय ईबीआईटी। और अगर हमें फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करना है तो ईबीआईटी अपॉन ईबीटी जो है फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, तो कंबाइंड लेवरेज अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे सी अपॉन ई ही हो सकता है, क्योंकि कंबाइंड की बात हो रही है तो ये दोनों को देखा जाएगा यहाँ पे। तो सी को सीधा सीधा यहाँ पे ईबीटी से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये यहाँ पे एक फॉर्मूला हो जाता है। या फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ओएल ऑपरेटिंग लेवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके भी हम यहाँ पे कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन होगी हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे हमें गिवन क्या क्या है। सेल्स गिवन है 1 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 60,000 की, फिक्स कॉस्ट गिवन है 20,000 एंड इंटरेस्ट गिवन है 5,000 का। राइट, तो अब हमने यहाँ पे फॉर्मेट देख लिया क्या करना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। पहले हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके। राइट, तो कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सो दैट इज 40,000 यहाँ पे आने वाला है कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया, अब हम इसमें से फिक्स कॉस्ट जो है वो माइनस करेंगे ताकि ईबीआईटी हमारे पास आ सके। तो फिक्स कॉस्ट है यहाँ पे 20,000, तो 40 में से जब 20,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 20,000। राइट, अब ये स्टेप भी हो गए यहाँ पे, ईबीआईटी आ गया। अब हमें इंटरेस्ट माइनस करना है क्योंकि ईबीटी चाहिए। अगर हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना सी अपॉन ईबीटी वाला, तो हमें ईबीटी चाहिए, आई यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। तो आई यहाँ पे कितना है 5,000 का। तो जब हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो ये 20,000 माइनस 5,000 दैट इज 15,000 हो जाएगा। फॉर्मूला अभी हमने बात करा कंबाइंड लेवरेज का क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। तो अब कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे 40,000 का, डिवाइड बाय ईबीटी क्या आया हमारा 15,000। तो इनको डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंबाइंड लेवरेज 2.67। ठीक है, दोनों मेथड्स हम को यूज कर सकते हैं। तो जिस भी मेथड से हमें पूछा गया है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसी में अगर इंटरप्रिटेशन भी पूछी जाए तो इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या है कि इट मीन्स अगर 1% चेंज आता है सेल्स में तो हमारे ईबीटी में अप्रोक्सीमेटली 2.67% चेंज हमें देखने को मिलेगा। मीन्स कि अगर 1% से सेल इंक्रीज होती है तो हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स जो है 2.67% से इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। ठीक है, होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे केस स्टडी है, यहाँ पे भी हमें कंबाइंड लेवरेज ही कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, तो इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे कि सेल्स है 20 लाख का, वेरिएबल कॉस्ट है 14 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख की एंड डेट दे रखा है 4 लाख, जिसपे 8% हमें इंटरेस्ट बोल रखा है। तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। तो इंटरेस्ट है यहाँ पे आ गया 4 लाख का 8% दैट इज 32,000। राइट, तो अब वही स्टेप्स हम दोहराएंगे यहाँ पे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। राइट, तो हमें क्या चाहिए, सी चाहिए था और ईबीटी चाहिए था। सी तो आ गया हमारे पास। अब ईबीटी निकालने के लिए पहले ईबीआईटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके लिए कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करते हैं। तो 6 लाख माइनस फिक्स कॉस्ट कर देंगे, दैट इज यहाँ पे है 3 लाख की, तो ये आ जाएगा 3 लाख यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है ईबीटी कैलकुलेट करने के लिए। तो 3 लाख माइनस 32,000 करेंगे तो 2,68,000 जो है यहाँ पे ईबीटी भी आ गया। अब इनको डिवाइड कर लीजिए, 6 लाख डिवाइड बाय 2,68,000, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 2.24 टाइम्स यहाँ पे। राइट, विच मीन्स यहाँ पे क्या है कि 1% सेल्स में इंक्रीज डिक्रीज होने से 2.24% जो है ईबीटी में अर्निंग बिफोर टैक्स में हमें जो है वो चेंज देखने को यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक केस स्टडी है। यहाँ पे बोला गया है गिवन डेटा है 1400 यूनिट्स जो है सोल्ड एट 250 ईच। ठीक है, तो विच मीन्स यहाँ पे सेल्स क्या हो जाएगी 1400 इंटू 250, क्योंकि एक यूनिट का प्राइस क्या है 250। ठीक है, और 1400 यूनिट्स जो है वो सेल करी जा रही है। वेरिएबल कॉस्ट जो है ईच यूनिट का 100 है। ठीक है,
एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है यहाँ पे 75,000 दे रखी है। हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज कैलकुलेट करना है। तो पहले सेल्स यहाँ पे देख लेते हैं, सेल्स टोटल कितनी हुई। तो सेल्स कितनी होगी 1400 इंटू 250, तो ये होगी 3,50,000 की सेल्स हो गई। अब यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं, तो 250 इंटू 100 सॉरी 1400 जो है यहाँ पे 100 की है, तो 1400 यूनिट्स है, तो 100 वेरिएबल कॉस्ट है, सॉरी, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,40,000 जो है यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा हमारे पास। अब हमें करना क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ जाता है, राइट। तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 3,50,000 माइनस 1,40,000, 2,10,000 कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे पास आ गया, ठीक है। दो चीजें बोली थी, कंट्रीब्यूशन एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। कंट्रीब्यूशन आ गया, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ईबीआईटी, राइट, ईबीआईटी। तो ईबीआईटी अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, सी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे कर देते हैं, सी माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर ली, 10,000 माइनस 75,000, ये बन गया हमारे पास 1,35,000। दोनों चीजें अब हमारे पास आ गई हैं, इनको फॉर्मूला में पुट कर लीजिए, तो वैल्यू आ जाएगी 1.56 टाइम्स, राइट। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट है व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स के थ्री कोर टाइप्स कौन से हैं, बेसिकली ये फोर टाइप्स के होते हैं, बट लेकिन थ्री कोर टाइप हैं इसमें, वो कौन कौन से होते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम हिस्टोरिकल डेटा को स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आई है तो क्यों आई है, अगर ये ट्रेंड है तो क्यों है ये ट्रेंड, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है जब एनालाइज करा जाता है, हिस्टोरिकल और प्रेजेंट डेटा को एनालाइज करा जाता है। फिर आता है प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव मीन्स यहाँ पे प्रिडिक्टिव एनालिसिस क्या कहता है कि हमें फ्यूचर में क्या आउटकम्स आ सकते हैं, कोई भी मॉडल अगर हम यूज कर रहे हैं, फ्यूचर के क्या ट्रेंड हो सकते हैं, जब हम फोरकास्ट करते हैं, बेसिकली प्रिडिक्ट करते हैं इन फ्यूचर क्या क्या चीजें आउटकम हो सकती हैं अगर हम पर्टिकुलर मॉडल को यूज करते हैं, पर्टिकुलर डेटा को यूज करते हैं, राइट। तो वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है। फिर आता है प्रिस्क्रिप्टिव, ठीक है, जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है प्रिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती है। ये एनालिसिस क्या हेल्प करता है यहाँ पे कि हमें ऑप्टिमल एक्शंस क्या लेने हैं, ठीक है, हमारा बिजनेस जो है वो अच्छे से वर्क करे, उसके लिए हमें क्या एक्शंस जो है वो लेके चलना है यहाँ पे। होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द फोकस ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट थ्योरी। रेलेवेंट कॉस्ट थ्योरी का फोकस क्या है, तो बेसिकली रेलेवेंट कॉस्ट थ्योरी जो है वो हमें हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, जो बिजनेस जो है इज ऑपरेटिंग बिलो ब्रेक इवन, ठीक है। ब्रेक इवन जो यूनिट्स हैं, ब्रेक इवन जो लेवल है जहाँ पे हमें ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है, अगर उससे बिलो अगर हमारा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, बीच में लॉस अगर हमें हो रहा है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट थ्योरी को फोकस करके चलेंगे। और रेलेवेंट कॉस्ट थ्योरी क्या कहती है कि हमें सिर्फ और सिर्फ उन कॉस्ट को देखना है जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर को यहाँ पे इंश्योर करके चलना है, डिफरेंशियल चीजें क्या क्या कर सकते हैं, एंड कंसीडर करना है अवॉइडेबल कॉस्ट्स को ओनली, ठीक है। और जो संक कॉस्ट है, इररेलेवेंट कॉस्ट है, हमें उनको इंक्लूड नहीं करना है। इग्नोरिंग संक कॉस्ट क्या है, जैसे कि हमने एक फैक्ट्री बिल्ड करी है, ठीक है, अब वो हो चुका है, वो अब रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, ठीक है, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, अब वो हो चुकी कॉस्ट है, उसका उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। और इररिलेवेंट कॉस्ट जो कि रिलेटेड नहीं है उस ऑपरेशनल वर्क से, हम उसको भी यहाँ पे इग्नोर करेंगे। ओनली अवॉइडेबल कॉस्ट को यहाँ पे हम देख के चलेंगे कि किस 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 कॉस्ट को यहाँ पे अवॉइड किया जा सकता है, राइट। तो ये रेलेवेंट थ्योरी यहाँ पे बोलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये पूछा जा रहा है कि मर्जर के टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि किस तरह का मर्जर है ये। वन डेयरी इज मर्ज विद अनदर डेयरी, ठीक है, एक डेयरी ने दूसरी डेयरी के साथ मर्जर करा है, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंडर आता है, हॉरिजॉन्टल मर्जर कहलाएगा, वर्टिकल मर्जर कहलाएगा, कॉन्ग्लोमरेट मर्जर कहलाएगा, या फिर रिवर्स मर्जर ये कहलाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल मर्जर है। क्यों हॉरिजॉन्टल मर्जर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मर्जर में सेम इंडस्ट्री में जब मर्जर होता है, सेम तरह का बिजनेस कंपनी कर रही है, उनमें जब मर्जर होता है, क्योंकि एक डेयरी दूसरी डेयरी के साथ मर्ज हो रही है, तो वो हॉरिजॉन्टल मर्जर होता है। वर्टिकल मर्जर क्या होता है, जब एक सप्लायर अपने जो है कस्टमर के साथ यहाँ पे जो है यहाँ पे उनका
मर्जर होता है तो उसको वर्टिकल मर्जर कहा जाता है। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होता है बिल्कुल डिफरेंट तरह का मर्जर, राइट? जैसे कि एक स्टील कंपनी बेवरेज कंपनी को एक्वायर कर रही है, उनके साथ मर्जर कर रही है, तो वो कॉन्ग्लोमरेट मर्जर होता है। रिवर्स मर्जर क्या होता है? जब एक प्राइवेट कंपनी एक्वायर करती है पब्लिक कंपनी को, राइट? तो वो एक या फिर एक स्मॉल कंपनी, जो स्मॉल प्राइवेट कंपनी है, वो एक पब्लिक बिग कंपनी को यहाँ पे एक्वायर कर रही है, मर्जर कर रही है, तो उसको रिवर्स मर्जर यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाउ डज वेंचर फाइनेंसिंग टिपिकली ऑपरेट्स? वेंचर फाइनेंसिंग जो है वो टिपिकली ऑपरेट कैसे होती है? सो बेसिकली ये फंड ऑफ फंड्स अप्रोच होती है। इट इन्वेस्ट एट ए ग्रोथ लेवल, ठीक है? ये ग्रोथ जब यहाँ पे जो भी स्टार्टअप वगैरह है, जो ग्रोथ की तरफ आते हैं, ग्रोथ लेवल पे, तो ये उसमें इन्वेस्ट करा जाता है, तो ये फंड ऑफ फंड अप्रोच यहाँ पे इसको कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल? वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल कौन सा है जिसको हम बोल सकते हैं जो पूल करता है मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड उसको इन्वेस्ट करा जाता है नॉट डायरेक्टली इनटू सिक्योरिटीज, या फिर कंपनीज में डायरेक्टली नहीं डाला जाता है, बट इनटू अदर फंड्स में डाला जाता है। जैसे हम बात कर सकते हैं उसकी एसआईडीबीआईज की। तो एसआईडीबीआईज यहाँ पे क्या करते हैं? डायरेक्ट स्टार्टअप्स में पैसा नहीं लगाते हैं, वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के थ्रू जो है वो पैसा लगाते हैं स्टार्टअप्स में, ठीक है? या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, तो वो डायरेक्ट यहाँ पे पैसा नहीं लगाते हैं, वो कहते हैं फंड्स के थ्रू पैसा लगाते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? तो बेसिकली इसको बोला जाता है फंड ऑफ फंड्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें एक केस दे रखा है, कंपनी ए वांट्स टू एक्वायर कंपनी बी, ठीक है? 500 करोड़ में वो एक्वायर करना चाह रहे हैं कंपनी बी को। इक्विटी कंट्रीब्यूशन कितना है ए का? कंपनी ए जो है वो 100 करोड़ इक्विटी से जो है वो एक्वायर करना चाह रही है। बाकी का जो है उसने प्राइवेट लेंडर और बैंक से लेके 400 करोड़ इकट्ठा करा है, मीन्स की डेट जो है वो 400 करोड़ का लिया है, 100 करोड़ का इक्विटी लिया है, ठीक है? जिससे वो एक्वायर करेंगे बी कंपनी को। अब कहते हैं बी कंपनी के जो एसेट्स हैं, कैश फ्लोज हैं, उनको प्लेज करा गया एज ए कोलेटरल, कि जो बी कंपनी के एसेट से पैसा आएगा, उनका जो कैश फ्लो आएगा, उससे वो ये डेट जो है वो रीपे करेंगे, ठीक है? After acquisition, company A uses B's profit to repay 400 crore debt. If successful, company A gain control of B only 100 crore of its own money invested. तो ये किस तरह का आप बोल सकते हो फंड यहाँ पे यूज करा जा रहा है, या फिर इसको हम किस तरह का वो बोल सकते हैं कि ये फंड यूज करके मर्जर करा जा रहा है? तो यस, ये लेवरेज बाय आउट है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फंड जो है वो कहाँ से लिया गया है? डेट के थ्रू। तो जब हम डेट से ज्यादा फंड रेज करते हैं एक्विजिशन के लिए, मर्जर के लिए, इक्विटी कम यूज करते हैं, तो उसको लेवरेज बाय आउट यहाँ पे बोला जाता है। और जो जिस कंपनी को एक्वायर करा जा रहा है उसी के प्रॉफिट से, उसी के एसेट से यहाँ पे जो है रीपेमेंट करी जाती है लोन की, तो उसको लेवरेज बाय आउट यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, A bakery is involved in a baking bread. Cost involved, ब्रेड बेक करते हैं, कॉस्ट क्या है? फ्लोर की कॉस्ट है 10,000, यीस्ट की कॉस्ट 2,000 आती है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर अवन 5,000 है, लेबर वेजेस है 8,000 के, टोटल कॉस्ट उनकी बन जाती है 25,000 की, ठीक है? तो लेटर कॉस्ट इज एलोकेटेड टू डिफरेंट ब्रेड टाइप्स। अब इसमें जो ब्रेड बेकिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जैसे व्हाइट ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे ब्रेड टाइप्स हैं, कॉस्ट एलोकेट करनी है बाद में इसको, बेस्ड ऑन द कॉस्ट ड्राइवर, लाइक अवन आर हो गए। कॉस्ट ड्राइवर कहाँ है? जिनसे कॉस्ट ड्राइवर क्या होते हैं? जिनसे कॉस्ट इनकर हो रही है, जिनकी वजह से कॉस्ट आ रही है, तो कॉस्ट ड्राइवर क्या है? अवन कितनी आर हम यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ बैचेस कितने बेक करे जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? तो बेसिकली इस प्रोसेस को कॉस्ट पूलिंग बोला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट ड्राइवर की कॉस्ट को पूल करके यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट बताई है, राइट? तो ये कॉस्ट पूलिंग यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे केस स्टडी है। तो यहाँ पे केस में क्या बोल रखा है हमें? अ कंपनी प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट, एक कंपनी दो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है एक्स एंड वाई, विद टोटल ओवरहेड है उनका 1 लाख का, टोटल खर्चा आता है दोनों प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का, यहाँ पे उनका 1 लाख का मतलब कॉस्ट आ रही है, जो ओवरहेड कॉस्ट। अब कहते हैं अदर कॉस्ट फॉर एक्टिविटी, मशीन सेटअप क्या है? 100 सेटअप चेंज करने पड़ते हैं,
एक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए 40 सेटअप्स चेंज करने पड़ते हैं एंड वाई प्रोडक्ट बनाने के लिए 60 सेटअप्स चेंज करने पड़ते हैं, राइट? और अगर हम बात करें इंस्पेक्शन की, क्वालिटी इंस्पेक्शन करनी पड़ती है तो 200 इंस्पेक्शन जो है वो करनी पड़ती है दोनों के लिए। एक्स के लिए 120 इंस्पेक्शंस करनी पड़ती है और वाई के लिए 80 इंस्पेक्शन जो है यहाँ पे करनी पड़ती है, 80 इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। कॉस्ट एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो सेटअप की कॉस्ट कितनी है? जैसे हमने बोला यहाँ पे 100 सेटअप्स लगाने पड़ते हैं, चेंज करने पड़ते हैं, तो एक सेटअप को चेंज करने की कॉस्ट है 400 पर सेटअप। इंस्पेक्शन कॉस्ट क्या है? एक इंस्पेक्शन करने की कॉस्ट यहाँ पे 300 पर इंस्पेक्शन है, राइट? अब हम यहाँ पे कॉस्ट देख लेते हैं दोनों की, तो दोनों को ओवरहेड अगर अगर हम टोटल कॉस्ट देखें, दोनों प्रोडक्ट्स की एक साथ, तो मशीन सेटअप है 100 और यहाँ पे कॉस्ट कितनी है 400, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 40,000 यहाँ पे सेटअप्स की कॉस्ट आ गई कंबाइन की, ठीक है? फिर अगर हम बात करें इंस्पेक्शन कॉस्ट की, तो कंबाइन की कॉस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे इंस्पेक्शन हो रही है 200 और एक इंस्पेक्शन की कॉस्ट है 300, तो ये होगी 60,000 की यहाँ पे इंस्पेक्शन, तो टोटल कॉस्ट होगी इनकी ओवरहेड 1 लाख की। अब हम इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉस्ट अगर देखें, तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल कॉस्ट क्या रहेगी? प्रोडक्ट एक्स की, इसमें 40 इंटू 400 हो जाएगा क्योंकि 40 सेटअप्स लगाए जा रहे हैं एक्स के लिए, 40 इंटू 400 प्लस 120 क्योंकि इसके लिए 120 इंस्पेक्शंस करी जा रही है और 300 की एक इंस्पेक्शन है, ठीक है? तो ये टोटल हो गया 16,000 प्लस 36,000, 52,000 यहाँ पे क्या हो गई? एक्स की कॉस्ट हो गई। वाई की कॉस्ट अगर हम यहाँ पे देख लें तो 60 इंटू 400 क्योंकि यहाँ पे 60 है, इंटू 400 एंड 80 इंटू 300, तो ये आ जाएगा 24,000 प्लस 24,000 48,000 जो है यहाँ पे बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो आ गई, राइट? होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है, द आइटम, प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर और एक्टिविटी फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड इज कॉल्ड, ठीक है? यहाँ पे एक आइटम के लिए, प्रोडक्ट के लिए अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट यहाँ पे सेटअप कॉस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? कि किसकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट ड्राइवर क्या था? कि किसकी वजह से यहाँ पे कॉस्ट आ रही है। जैसे हम एक बार फिर से इसको देख लें, कॉस्ट ड्राइवर क्या था? कॉस्ट ड्राइवर था कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी फॉर अवन है, तो ये कॉस्ट, अवन क्या है? ऑब्जेक्ट है, बट लेकिन आवर्स कितने यूज करे जा रहे हैं, तो वो ड्राइवर था, ठीक है? तो वो कॉस्ट ड्राइवर है, किसकी वजह से कितना कॉस्ट जो है वो ड्राइव हो रही है। तो ऑब्जेक्ट जैसे कि प्रोडक्ट क्या है, सर्विस क्या है, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जिनकी वजह से कॉस्ट आ रही है, ठीक है? एग्जाम्पल, अ हॉस्पिटल प्रोवाइड्स एक्सरे सर्विसेज एंड एमआरआई सर्विसेज, तो ईच सर्विस की डिफरेंट कॉस्ट रहेगी, सेपरेट कॉस्ट रहेगी, तो उनको कॉस्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रीट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सेसिव प्लानिंग कॉल्ड? जब हम बहुत ज्यादा प्लानिंग कर लेते हैं, उस प्लानिंग को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? Where organizations spend lot of time, energy, resources on creating detailed plan but by fail to act effectively. तो बेसिकली इसको फोरस्टॉल ऑफ एक्शन भी बोला जाता है, डेथ बाय प्लान भी बोला जाता है, एंड फोरस्टॉल बाय एक्शन, फोरस्टॉल एक्शन होगा तो वो भी हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, राइट? देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज एआई हब एंड हु क्रिएटेड इट? तो गूगल ने क्रिएट करा था ये, ठीक है? तो जब हमने एआई वाला चैप्टर करा था उसमें देखा था कि वो गूगल ने क्रिएट करा था। एआई हब होता क्या है? अ वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर एआई टूल्स जो कि गूगल द्वारा क्रिएट करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म ए कैलकुलेट्स प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल डिपार्टमेंट सेपरेटली and identifies the cost and profit to analyze performance. What type of account is appears to be following? ठीक है, तो इसमें क्या है कि फर्म ए जो है वो कैलकुलेट कर रही है प्रॉफिटेबिलिटी ईच इंडिविजुअल डिपार्टमेंट, ठीक है? अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी देखी जा रही है, सेपरेट एंटिटीज हैं, कॉस्ट है, प्रॉफिट है, ठीक है? उनकी एनालाइज जो है उनकी परफॉर्मेंस को करा जा रहा है इनके बेसिस पे। तो हम क्या बोलेंगे? इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पे बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो उससे हम पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि 30 इयर्स में, प्रीवियस 30 इयर्स में 10 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स को जो है वो हेल्प मिली है हमारे कोर्सेज की हेल्प से, जिसमें वीडियोस, पीडीएफ एंड लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, चाहे वो जीआईबी है, चाहे वो सीआईबी है, बैंक प्रमोशन एग्जाम है, सीसीपी एग्जाम, इन सब के लिए जो है वो कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर आपको कोर्स करना है, आपको ns2banking.com पे आना पड़ेगा।
आप इस पे आके किसी भी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। फिर से बता दूँ 30 इयर्स में मोर देन 10 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने जेआईबी, सीआईबी बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम्स को यहाँ पे क्रैक करा है। और अगर आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, तो आपको जेआईबी, सीआईबी ऑनलाइन पे आना पड़ेगा। अब जेआईबी, सीआईबी ऑनलाइन पे आके सीआईबी एग्ज़ामिनेशन में आके जो सीआईबी के सब्जेक्ट्स हैं, उनके बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे दे रखे हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इनको यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द मोस्ट सजेस्टेड वैल्यूएशन मेथड फॉर अ रियल एस्टेट फर्म। ठीक है, रियल एस्टेट फर्म की वैल्यूएशन करनी है तो सबसे ज्यादा यूजफुल मेथड कौन सा है उसके लिए, तो ये डीसीएफ मेथड जो है वो सबसे यूजफुल है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो यहाँ पे यूज करा जाता है कि फ्यूचर कैश फ्लो क्या आने वाला है उसको देखा जाता है और उसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करा जाता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा जा रहा है विच इन्वेस्टर टेक्स द हाईएस्ट रिस्क बाय इन्वेस्टिंग एट द सीड लेवल। सीड लेवल पे इन्वेस्ट करने में सबसे ज्यादा रिस्क जो है वो किस इन्वेस्टर को होता है, तो बेसिकली वो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर एग्जिट प्लान के साथ नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे इनको रिस्क सबसे ज्यादा उठाना पड़ता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे नेक्स्ट, व्हाट आर द फॉर्मूलाज फॉर द पीई रेशियो। पीई रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होगा अगर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूज करते हैं। दूसरा, अगर हम यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर एंड अर्निंग प्राइस पर शेयर यूज करते हैं, तो दोनों के लिए क्या फॉर्मूला होने वाला है। बेसिकली जब पीई रेशियो हमें यूजिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी करना है तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1 के। के क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, 1 कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है यहाँ पे फॉर्मूला रहने वाला है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को यूज करके, राइट। और अगर हम यहाँ पे दूसरा बात कर रहे थे मार्केट प्राइस पर शेयर और अर्निंग प्राइस पर शेयर, फिर तो सिंपल है, एमपीएस डिवाइड बाय ईपीएस, दैट इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग प्राइस पर शेयर जो है फॉर्मूला हो जाएगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग रिलेटिव वैल्यूएशन। तो रिलेटिव वैल्यूएशन होता क्या है, बेसिकली जब हमें वैल्यूएशन करनी होती है अपनी कंपनी की या फिर दूसरी कंपनी की जिसको हम एक्वायर करना चाह रहे हैं या जिसके साथ मर्जर करना चाह रहे हैं, तो रिलेटिव वैल्यूएशन बेसिकली क्या होता है, जब हम सिमिलर नेचर की कंपनी को ढूंढते हैं पहले तो, कि जिस तरह की कंपनी हमारी है, ठीक है, जिस तरह की इंडस्ट्री है, जिस तरह का हमारा साइज है, ठीक है, जिस तरह का हम मेथड यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस करते हैं, वैसी कंपनी जो है वो ढूंढी जाती है, सिमिलर तरह की नेचर की कंपनी ढूंढी जाती है, उनके साथ कंपैरिजन जो है यहाँ पे करा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए पहले अपनी कंपनी का रिसर्च करा जाता है ताकि हमें पता चल सके हमें किस तरह की कंपनी के साथ कंपेयर करना है, राइट। तो इसमें जो फीचर दिए जा रहे हैं हमें बताना है कौन से फीचर मैच करते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन के साथ। पहला, कंडक्ट रिसर्च ऑन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, फाइंड बिजनेस दैट आर एनालॉगस और सिमिलर। तीसरा, यूज वैल्यू मल्टीपल्स ऑफ दोज सिमिलर बिजनेस। जो वो बिजनेस मल्टीपल्स को यूज करके वैल्यूएशन कर रहा है, हम भी वही वैल्यूएशन मल्टीपल्स को यूज करेंगे अपनी वैल्यूएशन के लिए। फिर अप्लाई दोज फिगर्स टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ योर ओन बिजनेस। ठीक है, फिर उन्हीं फिगर्स को यहाँ पे अप्लाई करो अपने बिजनेस की वैल्यू जानने के लिए। यस, चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं, चारों ही स्टेप्स यहाँ पे करेक्ट हैं जो फॉलो करे जाते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन करते टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच द फोकस ऑफ आईएसओ स्टैंडर्ड्स। तो डिफरेंट आईएसओ स्टैंडर्ड्स हैं। तो आईएसओ 3221 के बारे में हमने कल भी बात करी थी। तो ये सस्टेनेबल फाइनेंस से रिलेट करता है कि हमें सस्टेनेबल, क्योंकि इनडायरेक्टली हमने बात करी थी इससे रिलेट करता है, क्योंकि इसका मेन तो है ट्रांजिशन का, कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हमें अचीव करना है, ट्रांजिट करना है हमें जीरो कार्बन एमिशन की तरफ, है ना। तो उसके लिए हमें सस्टेनेबल फाइनेंस चाहिए, तो उससे रिलेट करता है ये। 14007 स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे एक हमारे एनवायरनमेंट के कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या है, ठीक है, एनवायरमेंटल कॉस्ट एंड बेनिफिट को एनालाइज करने में हेल्प करता है। और आईएसओ 14008 जो है यहाँ पे वो मॉनिटरी वैल्यूएशन की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की मॉनिटरी वैल्यू क्या है वो जानने में हेल्प करता है, वो उस पे फोकस ये यहाँ पे करके चलता है। और जो आईएसओ 14097 स्टैंडर्ड है ये क्लाइमेट चेंज को लेके यहाँ पे रहता है, फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, व्हाट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कॉल्ड वेयर बाइंग फ्रॉम 2 or 3 मार्केट is simultaneously done with sale
इन अनदर मार्केट टू अर्न अ प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस डिफरेंस। ठीक है, तो यस ये आर्बिट्रेज यहाँ पर रहेगा, क्योंकि हम क्या बात करें, बाइंग फ्रॉम 2 और 3 मार्केट इज साइमल्टेनियसली डन करी जा रही है यहाँ पे विद सेल इन अनदर मार्केट। तो आर्बिट्रेज में यहाँ पे हम 2 और 3 ज्यादा फैक्टर्स को जो है वो देखा जाता है, राइट। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोला जा रहा है व्हाट इज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कॉल्ड दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लॉइट मिसप्राइसिंग रिलेटेड टू एक्सट्रीम मार्केट इवेंट। देखो, जब यहाँ पे मार्केट इवेंट एक्सट्रीम हो जाता है या फिर मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ जाती है, ऊपर नीचे मार्केट हो रही है बहुत ज्यादा, यूजुअली बाय हेजिंग और टेकिंग पोजीशन इन ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट रियर बट सिवियर लॉसेस से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसे हम यहाँ पे टेल रिस्क आर्बिट्रेज कहते हैं, राइट। जो हमें हेल्प करती है यहाँ पे, बेसिकली हमें बेनिफिट गेन करने में हेल्प करती है। अगर मार्केट ज्यादा वॉलेटाइल है तो शॉर्ट टर्म में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, ठीक है, ताकि हम उस शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी है उसका बेनिफिट यहाँ पे ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टू वैल्यू ए फर्म व्हाट इज द फॉर्मूला अंडर इन्वेस्टर क्लेम अप्रोच। ठीक है, इन्वेस्टर क्लेम अप्रोच अगर हम यूज करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा एक फर्म की वैल्यू करने के लिए। फर्म की वैल्यू का फॉर्मूला सिंपल रहता है, वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी बेसिकली क्या है, क्योंकि देखो इक्विटी तो मार्केट में ट्रेड करी ही जाती है, तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो क्या है इक्विटी का, डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, टी इज टाइम। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अगर डेट को मार्केट में ट्रेड करा जा रहा है तो मार्केट वैल्यूज की देखेंगे हम, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो टू डेट डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट टी टाइम। अगर वो नहीं करा जा रहा है ट्रेड मार्केट में तो बुक वैल्यू ही इसकी कंसीडर यहाँ पे कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, तो बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता है, सेल से। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100 जो है इसका फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, व्हाट इज द डिसीजन रूल फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो जब यहाँ पे पीआई 1 के इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो उस टाइम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, 1 से लो है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ठीक है, CFAT अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, प्रोवाइड ऑल एलिमेंट ऑफ द फॉर्मूला। बेसिकली क्या रहेगा, CFAT के लिए सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे सपोज फिक्स्ड कॉस्ट में डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है, डेप्रिसिएशन नहीं है, तो डेप्रिसिएशन को यहाँ पे हम पहले अलग से माइनस करेंगे। ठीक है, क्यों करा जाएगा, क्योंकि हमें टैक्स देना है, तो टैक्स में से पहले डेप्रिसिएशन माइनस करी जाएगी। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू आती है ना, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करा जाता है, फिर उस पे टैक्स लगाया जाता है। तो टैक्स पर्पस के लिए यहाँ पे पहले क्या करा जाएगा, अगर डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडेड है, अगर इंक्लूडेड है तो देन इसी में से हम माइनस कर रहे हैं ऑलरेडी, है ना। तो अगर एक्सक्लूडेड है, अगर हमें बोला हुआ है कि इसमें नहीं इंक्लूड थी, वो एक्सक्लूडेड है, तो पहले यहाँ पे हम डेप्रिसिएशन भी माइनस करेंगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट माइनस करा जाएगा, फिर टैक्स माइनस करा जाएगा, एंड देन फिर से डेप्रिसिएशन ऐड कर दी जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन से कोई भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होता है। डेप्रिसिएशन क्या है कि हम कोई भी एसेट को यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है डे बाय डे, राइट, उसको यूज करने से। तो डेप्रिसिएशन से कोई कैश फ्लो तो नहीं हो रहा है, ना इनफ्लो हो रहा है ना ही आउटफ्लो हो रहा है। तो सिर्फ उसको हमने यहाँ पे डिडक्ट करा था टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि टैक्सेबल इनकम हमारी अ, अगर एक्चुअल कैलकुलेट करनी है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए माइनस करा था, देन डेप्रिसिएशन फिर से ऐड यहाँ पे करा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन। प्रोसेस को क्या बोलेंगे जिसमें सिस्टमैटिक आइडेंटिफिकेशन करी जाती है, मेजरमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिस्क दैट कैन इफेक्ट कंपनीज ऑपरेशन, फाइनेंशियल हेल्थ, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस हम है। जब हम पूरे जो भी उसके सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करते हैं पूरी कॉर्पोरेट को, उसके रिस्क को उसको मेजर करा जाता है। ठीक है, कि मैनेजमेंट रिस्क क्या रहने वाला है और कंपनी की ऑपरेशन को कैसे इम्पैक्ट डालेगा, फाइनेंस को कैसे इम्पैक्ट डालेगा, स्ट्रेटजीज ऑब्जेक्टिव क्या है, सारी चीजें जानने जाते हैं, तो उसको कॉर्पोरेट रिस्क एनालिसिस यहाँ पे बोला जाता है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज अ कॉस्ट कॉल दैट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कांट बी रिकवर्ड रिगार्डलेस ऑफ फ्यूचर डिसीजन। तो यस वो संक कॉस्ट है जो ऑलरेडी हो चुकी है, इनकर्ड हो चुकी है, अब उसको हम यहाँ पे
हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोला जाता है, संक कॉस्ट भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, विच वैल्यूएशन मॉडल इज यूज्ड टू एस्टिमेट द प्राइस ऑफ a stock when dividend growth rate declines linearly over time from a high growth rate to a stable growth rate? तो उसको हम बोलेंगे एच मॉडल यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एच मॉडल में बेसिकली यहाँ पे देखा जाता है कि जो ट्रांजिशन पीरियड है हमारा वो कितने टाइम का है, उसका हाफ यहाँ पे लिया जाता है, तो एच मॉडल यहाँ पे उसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे केस दे रखा है, अ कंपनी नकर्स अ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ रुपीज, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है 3.2 लाख का। इट्स कंपोनेंट्स क्या है, ये 3.2 है यहाँ पे, वो कैसे बना? फैक्ट्री रेंट है 1,20,000 की, सैलरीज है 80,000 का, लोन का जो इंटरेस्ट है यहाँ पे टर्म लोन का वो 40,000 है, इंश्योरेंस 50,000 है, डेप्रिसिएशन 30,000 है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है? ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। तो जब भी हम बात करें ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की, विच मीन्स यहाँ पे क्या है कि ऑपरेशनल रिलेटेड जो फिक्स कॉस्ट है हम उसी को कंसीडर करेंगे, जो ऑपरेशनल रिलेटेड फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा जाएगा। तो ऑपरेशनल रिलेटेड फिक्स कॉस्ट कौन कौन सी है? रेंट है, कि जब हम ऑपरेशनल वर्क कर रहे हैं तो उसके फैक्ट्री का जो रेंट दिया जा रहा है, मशीन का रेंट दिया जा रहा है, सैलरीज दी जा रही है एम्प्लॉइज को, इंश्योरेंस करवाई जा रही है, डेप्रिसिएशन आ रही है मशीन को यूज करने की, तो ये सारी ऑपरेशनल कॉस्ट है यहाँ, ठीक है। तो जो यहाँ पे इंटरेस्ट था ये ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं है, ठीक है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगा हमारा 2,80,000 का जो है ऑपरेशनल कॉस्ट यहाँ पे हो जाएगी। इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करा जाएगा क्योंकि वो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, व्हाट इज अ डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस कॉल्ड दैट डील विद हाउ इंडिविजुअल इवैल्यूएट रिस्की प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उस डिसीजन या उस डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट को इकोनॉमिक्स या फाइनेंस में क्या बोला जाता है, जहाँ पे एक इंडिविजुअल जो है रिस्की प्रोजेक्ट्स को इवैल्यूएट करता है, फोकस करता है कन्वर्टिंग एन अनसर्टेन जो आउटकम है, अनसर्टेन आउटकम्स को सर्टेन इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, अनसर्टेनिटीज को सर्टेन बनाने की कोशिश करता है, कि जो अनसर्टेनिटीज को रिमूव करके हमारा जो रिजल्ट है वो सर्टेन हो सके, कि हमें अगर ये अचीव करना है तो वो सर्टेनिटी के साथ हम अचीव कर सके, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वैल्यू दैट डिसीजन मेकर कंसीडर डिजायरेबल, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सर्टेनिटी इक्विवेलेंट थ्योरी, राइट। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हमें इनमें आइडेंटिफाई करना है, कुछ हमें वो दे रखे होंगे टाइप बिजनेसेस दे रखे होंगे, तो हमें बताना है कि कौन से उनमें से साइक्लिक फर्म्स है, कौन सी नॉन साइक्लिक फर्म्स है। साइक्लिक फर्म्स कौन सी होती हैं? जो यहाँ पे जैसे इकोनॉमिक साइकिल होता है, बूम, रिसेशन, रिकवरी, ठीक है, डिप्रेशन, ये जो कंडीशंस होती है जैसे बूम है, रिसेशन है, ठीक है, ये यहाँ पे डिप्रेशन का आ गया, ये रिकवरी हो गया फिर से, राइट। तो ये जो सर्कल चलता रहता है, ठीक है, इससे इम्पैक्ट नहीं होते हैं वो नॉन साइक्लिक होते हैं, जो इससे इम्पैक्ट हो जाते हैं वो साइक्लिक होते हैं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं साइक्लिक कौन से। परफॉर्मेंस क्लोजली टाइड टू बिजनेस साइकिल, इकोनॉमिक्स अप्स एंड डाउन्स के साथ, एंड नॉन साइक्लिक होते हैं परफॉर्मेंस इज रिलेटिवली स्टेबल रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल कोई भी चल रहा है उनकी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो ऑटोमोबाइल साइक्लिक है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है यहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशन का। बेवरेजेस जो है वो नॉन साइक्लिक है, हेल्थ केयर नॉन साइक्लिक है, चाहे इन्फ्लेशन जितनी मर्जी हो जाए हेल्थ केयर जो हमें लेनी है वो लेनी ही है, ठीक है, वो भी नॉन साइक्लिक है। एयरलाइंस जो है वो साइक्लिक है। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट आर द 4 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? डायरेक्शन में 4 एलिमेंट्स हैं, कौन से? कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड यहाँ पे सुपरविजन, राइट। तो क्या हो जाएगा? सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, ये 4 एलिमेंट है जिनसे हम डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को, क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन क्या कहता है, क्या होता है, जिसमें रियल एक्शन लेने के लिए यहाँ पे एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाता है कि हमें काम करना कैसे, क्योंकि जो बाकी फंक्शन थे, प्लानिंग हो गया, उसमें हमने सेट कर लिया गोल क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग में हमने रिसोर्सेज कलेक्ट करे और उनका एक चार्ट बना दिया कि किसका क्या रोल रहने वाला है, ठीक है, स्टाफिंग में हमने राइट पर्सन इन द राइट प्लेस रख दिया। फिर डायरेक्शन में आता है कि उनको डायरेक्शन देना कि काम कैसे करना है, अब जो हमने गोल डिसाइड करा उनको अचीव कैसे करना है। तो उसके लिए 4 एलिमेंट है यहाँ पे, सुपरविजन करा जाती है, मोटिवेट करा जाता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन करी जाती है, लीडरशिप, लीडर्स जो है उनको मोटिवेट करते हैं, लीडर्स जो है उनको लीड करते हैं काम करने के लिए। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की,
what is a concept called that relates to the idea that artificial intelligence relies on computer based system to perform tasks that normally require human intelligence. ठीक है, तो जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है जिस टास्क को करने के लिए, अब वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? तो बेसिकली वो एआई यूज्ड कंप्यूटर डैश है। डैश क्या होता है यहाँ पे? कि डैश हियर इज एसेंशियल अ प्लेस होल्डर होता है, जहाँ फिर हम बोल सकते हैं कि जो डेटा को मैनेज करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, जो भी एआई के थ्रू डेटा को, जब कंप्यूटर एआई के थ्रू डेटा को एनालाइज कर रहा है, ठीक है, उससे रिजल्ट इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है, इसको डैशबोर्ड यहाँ पे बोला जाता है। तो प्लेस होल्डर है फॉर द स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज और रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर दैट एआई लेवरेजेस। राइट, होप आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।